हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वेलफेयर इफ़ेक्ट देखा था। अगर हम लोग इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो इन्वेस्टिंग कंट्री एंड जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंट्री, दोनों में वेलफेयर इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं, हमने वो डायग्राम के थ्रू देखा था। इस वीडियो में हम लोग बाकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, अदर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वेस्टिंग इन होस्ट कंट्रीज़, हम वो कवर करेंगे। अज्यूमिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर, both fully employed before and after the capital transfer, it can be seen from the figure 12.1 that total and average return on capital increases. सबसे पहले अजम्पशन क्या है कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल एंड लेबर दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क कर रहे हैं, दोनों फुल्ली एम्प्लॉयड है। ये सेकेंड अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट कब? कैपिटल ट्रांसफ़र होता है उसके पहले भी और कैपिटल ट्रांसफ़र के बाद भी फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो रहा है। कैपिटल ट्रांसफ़र होने के बाद किसी लेबर को निकाल दिया या कैपिटल को बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब उसके बेसिस पे, इन तीन अजम्पशन के बेसिस पे, फिगर 12.1 शोज़ दैट टोटल एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेस। हमने देखा था टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ेगा। Whereas total and average return to labor decreases in the investing country. लेकिन total product, total and average return to capital increase हो रहा है, लेकिन जो total and average return labor का है वो डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे? इन्वेस्टिंग कंट्री में लेबर का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न, वो डिक्रीज हो रहा है। यानी जो ये पार्ट था, ये पार्ट जो दूसरे लेबर एंड लैंड ओनर्स को जा रहा है, हम ये छोड़ देते हैं, लैंड ओनर्स छोड़ देते हैं, हम ऐसा लेते हैं, आई विल जस्ट रिमूव दीज थिंग्स। आपको अगर याद होगा, अगर आपने ये डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके पहले वाला वीडियो वेलफेयर इफ़ेक्ट के रिलेटेड है, वो देख लीजिए। तो अगर आपने देखा होगा, इन्वेस्टिंग कंट्री जो था वो पहले बिफोर इन्वेस्टिंग इतना टोटल प्रोडक्ट था उसका, जिसमें से इतना कैपिटल ओनर्स को जा रहा था, मतलब टोटल प्रोडक्ट इतना था, इतना कैपिटल ओनर्स को जा रहा था, बाकी ये लेबर को जा रहा था। अगर हम सिर्फ दो इनपुट्स रखें, लेबर लैंड नहीं रखे, तो ये लेबर को जा रहा है, ये कैपिटल को जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो इन्वेस्ट करता है, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन सेकेंड नेशन, उसका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इतना आ रहा है, जिसमें से इतना पार्ट डोमेस्टिकली इतना आ रहा है, उस नेशन में इन्वेस्ट करने के वजह से इतना आ रहा है, नेशन 2 से इतना आ रहा है, ठीक है, जिसमें से इतना पोर्शन अब सिर्फ लेबर को जा रहा है। ये जो पार्ट है, जो पहले लेबर को मिल रहा था, वो पार्ट अब नहीं मिल रहा है लेबर को। तो लेबर का इंसेंटिव जो पहले मिल रहा था वो कम हो चुका है इन इन्वेस्टिंग कंट्री। ये इन्वेस्टिंग कंट्री है, नेशन 1। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ में लेबर का टोटल एंड एवरेज रिटर्न लेबर का डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेस्टिंग कंट्री में। Thus, while the investing country as a whole gains
एज अ होल इट इज़ गेनिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग अब्रॉड. नेशन 1 गेन कर रहा था थोड़ा एक्स्ट्रा नेशन 2 में इन्वेस्ट करने की वजह से. देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम लेबर टू कैपिटल. भले ही वो गेन कर रहा है बट गेन करने के साथ साथ इतना पोर्शन भले ही वो गेन कर रहा है, इतना पोर्शन वो भले ही गेन कर रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है जो मैं अभी पूरा मार्क कर देती हूँ, ये जो पोर्शन पूरा है CNEG, ये पोर्शन जो है पूरा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेबर से कैपिटल को. अब जा रहा है, अब इतना पोर्शन कैपिटल ओनर्स को जा रहा है ना, तो पहले इतना पोर्शन नहीं जा रहा था, अब लेबर से कैपिटल ओनर्स को जा रहा है. वो डोमेस्टिकली एक पर्सन से लेबर से दूसरे पर्सन यानी कैपिटल ओनर्स को जा रहा है. It is for this reason that organized labor in US is opposed to US investing abroad. अब क्योंकि मैं अगर उस कंट्री की जो नेशन 1 है जो इन्वेस्ट करना चाहता है नेशन 2 में, मैं उस कंट्री में अगर एक लेबर हूँ तो मैं अपोज करूँगी क्योंकि मेरी सैलरी कम होगी. नेशन एज अ होल गेन कर रहा है लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो लेबर है उनको सैलरी जो मिल रही है, उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो मैं अपोज करूँगी इन्वेस्टमेंट के लिए. अब ये हो गया नेशन 1 का. अब एक काम करते हैं, हम पहले ना पूरा इसका एक समरी निकाल देते हैं. नेशन 1 प्लस नेशन 2 दोनों गेन करते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र के बाद. नेशन 1 में आफ्टर ट्रांसफ़र, ये मैं आफ्टर ट्रांसफ़र लिख रही हूँ, आफ्टर ट्रांसफ़र नेशन 1 में कैपिटल ओनर्स का इनकम बढ़ता है, लेबर ओनर्स का इनकम कम होता है, टोटल हो चाहे एवरेज हो. नेशन 2 में जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये नेशन 1 नेशन 2 में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये इन्वेस्टिंग कंट्री है. नेशन 2 में जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो होस्ट कंट्री है. नेशन 2 में लेबर ओनर्स जो है, ये मैं डोमेस्टिकली बात कर रही हूँ, लेबर ओनर्स जो है उनका सैलरी बढ़ रहा है क्योंकि पहले इतना था, अब उनको इतना रीडिस्ट्रीब्यूट होकर मिल रहा है. और डोमेस्टिकली कैपिटल ओनर्स का इनकम कम हो रहा है. तो वो चीज़ यहाँ पे हम वही चीज़ समझ रहे हैं. On the other hand, while the host country also gains from receiving foreign investment, these investments lead to a redistribution of domestic income from capital to labor. तो डोमेस्टिकली कैपिटल से लेबर को जा रहा है क्योंकि कैपिटल का इनकम कम हो रहा है, लेबर का इनकम बढ़ रहा है. इफ़ वी अलाउ फॉर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट था इस वजह से वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. अगर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, अजम्पशन में हम रिलैक्स करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का अजम्पशन और लेते हैं लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेंड टू डिप्रेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इन्वेस्टिंग कंट्री. क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट, देखो जब इन्वेस्टमेंट होता है तो प्रोडक्शन वहाँ पे होता है. अगर मैं डोमेस्टिकली, मैं नेशन 1 की बात कर रही हूँ, ये नेशन 1 है, नेशन 1 कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय खुद के नेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. अब क्योंकि नेशन 1 जो है
वो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है, खुद के कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो डोमेस्टिकली कुछ काम हो रहा है? नहीं, डोमेस्टिकली काम नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ये ए आपके मॉम है, ए के पास, आपकी मॉम के पास दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन ये है कि या तो वो आपको पैसे देगी, शी हैज़ 500 रुपीज़, वो आपको पैसे दे रही है, तो लेट्स नेम एक्स एज यू, ठीक है। वो आपको पैसे देगी, बोलेगी आप केक बनाओ या आप पिज़्ज़ा बनाओ। जब आपको पैसे दिए तो आप काम पे लग गए, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। ये मैं सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। आपको पैसे दे रही है तो आप काम पे लग गए। वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट नेशनल लेवल पे हो रहा है तो फिर और लोग भी एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि बिजनेस हो रहा है, राइट। बिजनेस में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो लोग एम्प्लॉय होंगे, आप एम्प्लॉय होंगे। लेकिन अगर वही आपके मॉम ने कहीं बाहर किसी और को वो 500 रुपये दे दिए, तो क्या आप एम्प्लॉय हुए? नहीं। आप एम्प्लॉय हो गए केक बनाने में, आप एम्प्लॉय हुए? नहीं। वही चीज़ होती है, नेशन ए जो है वो अगर इस 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली कर रहा है तो डोमेस्टिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर वो कहीं और फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के वहाँ पे जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट इस नेशन में कम होगी। वाइल होस्ट नेशन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इफ़ वी अलाउ फॉर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टेंड टू डिप्रेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इन्वेस्टिंग कंट्री। जो इन्वेस्ट कर रहा है उस नेशन में एम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड इंक्रीज इट इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में वो इंक्रीज होगा एंड वंस अगेन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी अपोज्ड बाय लेबर इन द फॉर्मर एंड टू बेनिफिट लेबर इन द लैटर। इस वजह से जो नेशन वन के लोग हैं, जो नेशन वन के लेबर हैं, वो अपोज करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। वही नेशन टू जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बोलेंगे हाँ आने दो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ गया है तो भाई एक लाइक बनता है। अब भी वीडियो को पॉज करके एक लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्स ऑल्सो अफेक्ट। अब ये फर्स्ट पॉइंट था। क्या पॉइंट था? ये फर्स्ट पॉइंट था कि लेबर को अफेक्ट करता है कि नहीं। मैं पॉइंटर्स एक साथ एक जगह पर लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा लेबर या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेबर नेशन वन हमेशा याद रखना, नेशन वन इन्वेस्टिंग कंट्री है जो इन्वेस्ट कर रहा है। नेशन टू होस्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेशन वन में लेबर का रिवॉर्ड कम होता है, नेशन टू में लेबर का रिवॉर्ड बढ़ता है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में नेशन वन में एम्प्लॉयमेंट कम होगा, नेशन टू में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। मैं आपको ये क्यों लिखा रही हूँ, ऐसे आप अगर लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे या कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर लिखा हुआ होगा तो आपको माइंड में आ जाएगा कि हाँ बेसिकली हम बात क्या करते हैं। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफ़र ऑल्सो अफेक्ट। अब जब इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफ़र आप करते हो तो वो BOP को भी अफेक्ट करता है ऑफ इन्वेस्टिंग एंड होस्ट कंट्री।
BOP होता क्या है? अ नेशंस BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर्स इट्स टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी हमने टोटल रेवेन्यू ऑन किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे हम हमारे घर का खर्चा करते हैं ना, हमारे घर का इनकम कितना है और हमारे घर का एक्सपेंडिचर कितना है। इनकम है कि मैंने कोई ट्यूशन लेके इतना कमाया, मैंने कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करके इतना कमाया, हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने इतना कमाया, हमारे सिबलिंग्स हैं उन्होंने इतना कमाया। दूसरा इनकम इधर रेंट से आ रहा है, ये सारा हम इनकम लिखते हैं। देन हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना एक्सपेंडिचर ग्रॉसरीज में जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर इधर जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर डीमार्ट में जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर आपके क्लोथिंग में जा रहा है, इतना एक्सपेंडिचर मिंत्रा से मंगाया, इतना एक्सपेंडिचर ऑनलाइन पेमेंट हुआ, ब्ला 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 ब्ला, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पार्किंग चार्जेस, रेंटल बिल, एवरीथिंग, ये एक्सपेंडिचर से आ रहा है, ये एक्सपेंडिचर है पूरा। तो हम जैसे ये बनाते हैं ना कि इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, वैसे ही पूरा नेशन का बनता है कि टोटल दूसरे नेशंस के साथ हमारा कितना इनकम आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब ये दूसरे नेशन के बेसिस पे होता है, डोमेस्टिकली हम जो इनकम ऑन कर रहे हैं वो नहीं होता है। इन द ईयर इन विच द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस, जिस ईयर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, द फॉरेन एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेस्टिंग कंट्री इंक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं अगर इन्वेस्टिंग कंट्री में हूँ, नेशन वन में हूँ, मैंने पैसे दूसरे नेशन में डाले हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ वो। तो उस साल के लिए जब मैं डालूँगी, मैंने आज अगर आज क्या है, 9th है, December 5th December 2024 में अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो वो मेरे दिसंबर के 2024 के एक्सपेंडिचर में दिखेगा इन्वेस्टिंग कंट्री के। एंड कॉज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से। एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अब्रॉड ओवर रिसिप्ट। This was certainly a major contributor to huge BOP deficit in US during 1960s, क्योंकि US was investing in other countries, इस वजह से उनका 1960s में BOP deficit दिखा रहा था, and led to restrictions on US foreign investment from 65 to 74, क्योंकि 60s के स्टार्टिंग 60s में उनके इन्वेस्टमेंट इतने हो रहे थे तो डेफिसिट दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला भाई रोको, खर्चा रोको, एक्सपेंडिचर रोको, इन्वेस्टमेंट करना रोको। तो 1965 से 1974 के बीच उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया। ऑफ कोर्स द काउंटर पार्ट टू द वर्सनिंग इन इन्वेस्टिंग नेशंस BOP। अब अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हूँ एज अ पर्सन इन इन्वेस्टिंग कंट्री, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनका तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू के पार्ट में दिखाएगा, क्योंकि उनके वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। तो अगर उनके वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है तो वो इनकम साइड में दिखाएगा, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा दूसरे नेशन के लिए। एक जन गेन कर रहा है तो एक जन अगर लूज़ कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है ना। ऑफकोर्स द काउंटर पार्ट टू वर्सनिंग इन द इन्वेस्टिंग नेशंस BOP is the improvement in the host nations BOP in the year। देखो ये कब की बात चल रही है? जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, in the year in which it receives the foreign investment, जब वो रिसीव कर रहा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तब होस्ट कंट्री के लिए BOP में सरप्लस होगा, क्योंकि इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इनकम। ये हो रहा है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनिशियल कैपिटल ट्रांसफ़र हम बोल रहे हैं। इनिशियल कैपिटल ट्रांसफ़र एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर अब्रॉड ऑफ इन्वेस्टिंग कंट्री आर लाइकली टू बी मिटिगेटेड by increased exports of capital goods, spare parts and other products of investing country and by subsequent flow of profit to investing country। अब ठीक है, हम ऐसा तो है नहीं कि जो हमने एक्सपेंडिचर नेशन वन का कहा वो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट मिलेगा।
हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा, सब्सिक्वेंट फ्लो ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टिंग कंट्री के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप बोल रहे हो कि एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हुआ इस साल के लिए इन्वेस्टिंग कंट्री के लिए, इनकम कम है, तो चलो इनकम को बढ़ा दो। अगर आपको पता है कि आपको 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आज करना है और आपके पास 100 रुपीज़ ही हैं एक्सपेंडिचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी, हम बोलोगे ठीक है, हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हम आज 200 कमा पाए, तो 100 इन्वेस्ट करें, बाकी 100 खर्चा कर पाए। तो अब इनकम बढ़ाओ। इनकम कैसे बढ़ेगा? इनकम नेशन के लिए कैसे बढ़ेगा? एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अब्रॉड। जब आप एक्सपोर्ट कर रहा है, नेशन वन जब कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तब क्या होगा, उसे पेमेंट मिलेगा। उसका जब पेमेंट मिलेगा तो वो एक तरीके से उसके लिए इनकम हो गया, तो इनकम भी बढ़ गया। हम पहले भी कैपिटल, नेशन वन जो था वो पहले भी कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, बट अब थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। जब थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करे एक्सपोर्ट, तो उसका इनकम भी बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है इन्वेस्टिंग की वजह से, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस कर सकते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द पेबैक पीरियड फॉर इनिशियल कैपिटल ट्रांसफ़र इज़ बिटवीन 5 to 10 years ऑन एवरेज। पेबैक पीरियड जो है इनिशियल कैपिटल ट्रांसफ़र का, इनिशियल कैपिटल ट्रांसफ़र यानी जो मैंने कैपिटल ट्रांसफ़र किया है दूसरे नेशन को, इन्वेस्ट किया है वो, तो जो इन्वेस्ट मैं जब कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न मुझे तुरंत तो नहीं मिलेगा दूसरे ही दिन। उसका पेबैक पीरियड यानी वापस आने का पीरियड इज़ 5 to 10 years ऑन एवरेज। Another effect to consider in the long run is whether foreign investment will lead to replacement of investing countries' exports and even to imports of commodity previously exported. दूसरा इफ़ेक्ट लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, क्या वो रिप्लेस कर देगा? अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर वहाँ से गेन अच्छा खासा मिल रहा है, तो क्या वो रिप्लेस कर देगा कंट्री के एक्सपोर्ट को, कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा ना करके इन्वेस्टमेंट ही करें? एंड इवन इम्पोर्ट्स को भी वो रिप्लेस कर देगा। जो हम पहले इम्पोर्ट कर रहे थे, पहले हो सकता है ना कि हम पहले जो चीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे, 1 सेकेंड, हो सकता है अभी पहले समझो मैं एक्स कमोडिटी में नेशन वन इन्वेस्ट करता था डोमेस्टिकली, ठीक है। अब उसी एक्स कमोडिटी के लिए एक्स कमोडिटी बनता था और उसको वो एक्सपोर्ट करता था। अब उसी एक्स कमोडिटी के लिए वो नेशन टू में इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं बना के, हो सकता है अब वो जो पहले एक्सपोर्ट कर रहा था अब उसमें इन्वेस्ट ना करके नेशन टू में इन्वेस्ट कर दे, और नेशन टू से अब वो एक्स कमोडिटी इंपोर्ट करे। तो हो सकता है लॉन्ग रन में, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नेशन वन जो है वो पहले मोबाइल फ़ोन्स खुद बनाता था, खुद बना के एक्सपोर्ट करता था। अब उसने सोचा नहीं, यहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं है, नेशन टू में जो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज़ है वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। नेशन वन ने डोमेस्टिकली बनाना कम कर दिया, ऐसे करते करते लॉन्ग रन में बंद कर दिया। अब वही चीज़ जो खुद बना के मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट करता था, अभी लॉन्ग रन में वो इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा नेशन टू से या दूसरे नेशन से। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रीवियसली जो एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा ना हो जाए कि रिप्लेस होके अब वही चीज़ वो इंपोर्ट कर रहा है। Thus, while the immediate effect on BOP is negative in investing country, immediately effect जो भी है वो नेगेटिव है एक्सपोर्टिंग जो इन्वेस्टिंग कंट्री है उसके लिए, एंड पॉजिटिव इन द होस्ट कंट्री। लॉन्ग रन इमीडिएट इफेक्ट आपको पता है। सेकेंड पॉइंट, BOP प्रॉब्लम, इमीडिएटली
इमीडिएट यानी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेशन वन में हमने क्या देखा? नेशन वन में बीओपी डेफिसिट होता है, नेशन टू में बीओपी इंक्रीज होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, या सरप्लस कह सकते हो। लेकिन लॉन्ग रन में वी आर अनसर्टन क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हो सकता है कि बात कर रहे हैं हमने जो ये भी रिप्लेसमेंट की बात की वो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैं मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज जो डोमेस्टिकली है उसको बंद नहीं करूँ तो शायद वो भी चलता रहेगा। तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट थिंग्स लॉन्ग रन में। सिंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर टू वे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोथ वेज होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। आप भी इन्वेस्ट नेशन वन नेशन टू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेशन टू भी नेशन वन में इन्वेस्ट करता है। दीज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बीओपी इफेक्ट्स आर मोस्टली न्यूट्रलाइज। अगर टू वे हो रहा है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है बीओपी का इफेक्ट, except for UK, US, Germany, Japan, with investment abroad greatly exceeding investment received, and for most developing countries that are primarily recipient of foreign investment and chronically face serious BOP difficulties. अगर आप टू वे इन्वेस्टमेंट, अगर मैं 100 रुपीज़ नेशन टू में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये नेशन वन है, नेशन टू है, और नेशन टू भी 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज बैलेंस हो गया, बीओपी में भी बैलेंस दिखाएगा। लेकिन अगर नेशन वन जो है वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, वेराज रिसीव नेशन टू से खाली 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर नेशन टू 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, वेराज नेशन वन 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है नेशन टू में, वेराज नेशन टू जो है वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी बैलेंस नहीं होगा। ये सिचुएशन किस में आ रही है? ये सिचुएशन आ रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, यूके, यूएस, जर्मनी। वो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं, वेराज इन्वेस्टमेंट रिसीव जो है वो नहीं मिल रहा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, वेराज वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते। Another important welfare effect of foreign investment on both the investing and host country results from different rates of taxation and foreign earnings in various countries. हर एक जगह पर जो टैक्स रेट है वो अलग है। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो 10,000 का, तो आपको 2% टैक्स भरना पड़ेगा। ये नेशन वन में है। नेशन टू में अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो 10,000 का, तो आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये टैक्सेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग नेशन में अलग अलग होता है। दस इफ़ कॉरपोरेट टैक्स, वैसे ही कॉरपोरेट टैक्स होता है। कमेंट्स में मुझे कॉरपोरेट टैक्स का मतलब या एग्जाम्पल बता दीजिए। कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स, आपके इनकम पे टैक्स लगता है। तो वैसे कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? आर 40% ऑफ अर्निंग्स इन यूएस बट ओनली 30% इन इंग्लैंड। यानी कॉरपोरेट टैक्स जो है वो यूएस में 40% है, यानी जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका 40% आपको एज अ कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। वेराज यूके में 30% देना पड़ेगा। It is only natural for US firm to invest in England. Obviously अगर टैक्स कम देना पड़ रहा है तो उतना मेरा इनकम बढ़ रहा है, मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ रहा है। तो एज अ US पर्सन इंग्लैंड में इन्वेस्ट करूँगी, तो सिर्फ 30%, 10% कम देना है। और री रूट फॉरेन सेल्स थ्रू सब्सिडरी देयर इन ऑर्डर टू पे द लोअर टैक्स। या तो मैं यहाँ पे यूएस में कमोडिटी बनाऊँ, सेल मैं वहाँ पे करूँ,
यूके में, ताकि इनकम जो है वो जितना भी इनकम हुआ उसका सिर्फ 30% टैक्स मुझे भरना पड़ेगा. Because most nations, including US, are signatory to double taxation agreement. To avoid double taxation on equity ground, US state would collect a tax of only 10% on foreign earnings. The difference between domestic tax and 40% and foreign tax of 30% when foreign earnings are repatriated. Double taxation agreement में mostly आता है. देखो, मोस्ट नेशंस ऐसे होगा तो यूके में इन्वेस्ट करेगा. इस वजह से जो नेशन है वो भी स्मार्ट है, वो डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट में आता है कि डबल टैक्स ना लगे. वहाँ पे भी सेल किया, इनकम आया, यहाँ पे भी टैक्स भरा, ऐसे ना हो तो वो डिफरेंस अमाउंट आपको यूएस में भरना पड़ेगा 10%. As a result, the tax base and the amount of taxes collected decline in investing country. तो इस वजह से क्या हो गया, टैक्स बेस एंड अमाउंट ऑफ टैक्स कम हो गया इन्वेस्टिंग कंट्री के लिए, एंड राइज इन होस्ट कंट्री. तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि टैक्स जो है वो कम होगा, टैक्स बेस एंड टैक्स अमाउंट जो है, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग कंट्री में कम होगा, एंड जो फॉरेन होस्ट कंट्री है वहाँ पे इंक्रीज होगा. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय अफेक्टिंग आउटपुट एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ बोथ investing and host country are also likely to affect terms of trade. Obviously, very very important. Fourth point, terms of trade को affect करेगा. क्यों? क्योंकि वो output and volume of trade को affect कर रहा है, दोनों investing and host country. However, the way terms of trade will change depends on the conditions in both the nations. क्या condition है, and not much can be said a priori. देखो, कंडीशन पे क्यों रिलाई करेगा, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टिंग कंट्री हूँ और मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ भले ही दूसरे नेशन में, बट डोमेस्टिकली जो चीज़ें बन रही हैं उसे मैं अफेक्ट नहीं कर रही, उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और नहीं कर रही हूँ, तो मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज नहीं होगा. मैं एक्सपोर्ट भी उतना ही कर रही हूँ, इम्पोर्ट मैं उतना ही कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं जो चीज़ यहाँ पे बन रही है और जो एक्सपोर्ट हो रही है नेशन वन में, उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल के अब्रॉड में इन्वेस्ट करती हूँ तो वो एक्सपोर्ट कम होगा. इस वजह से वो टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करेगा. तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है बोथ नेशंस में. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टिंग नेशंस टेक्नोलॉजिकल लेड and host countries control over its economy and ability to conduct its own independent economic policy. Since these, अब इन्वेस्टिंग कंट्री जो है उसका जो भी टेक्नोलॉजिकल स्टैंड है वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो दूसरे नेशन में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता है. जब वो दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा है, उसे पता चल रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में. समझो नेशन वन एफडीआई करता है नेशन टू में, नेशन टू अपना टेक्नोलॉजी नेशन टू में भेज रहा है, नेशन टू टेक्नोलॉजी सीखेगा, स्किल्स इंक्रीज होंगे, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, तो वो भी एक इफ़ेक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का. दूसरा, होस्ट कंट्री क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो अपनी इकोनॉमी को भी उसको कंट्रोल करना है और उसको उतना प्रॉपरली अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करने पड़ेंगे, क्योंकि स्किल्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही है, तो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसे प्रॉपर करनी पड़ेगी. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा, चीज़ें डिमांड होंगी, इनकम बढ़ेगा. Since these and other effects of international capital transfer usually result from the operation of multinational corporation MNCs, they are explained in the next session. तो ये सारी इफ़ेक्ट जो होती है, ये स्किल ट्रांसफ़र हुआ, ये MNC के थ्रू होती है. सॉरी, MNC क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. हम
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो एमएनसी जो होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो यहाँ पे आके सेटअप करती है, पूरा अपना फैक्ट्री है, बिजनेस है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है एमएनसी को समझना, किस तरीके के एमएनसी होती है, एमएनसी एग्जैक्टली क्या होती है वो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एमएनसी समझेंगे। तो अगर आपको ये 4 से 5 पॉइंट जितने भी हमने कवर किए अदर इफ़ेक्ट्स में बहुत अच्छे से समझे हैं एंड आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हैं, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप बोल सकते हो, कमेंट में आप सिर्फ लिख दीजिए अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हैं, जो भी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, तो कमेंट में सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हैं। एंड येस, डू शेयर द वीडियो विथ योर classmates and friends, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ऑन एवरेज वीडियोस जितने भी मैं डाल रही हूँ 90% नॉट सब्सक्राइब्ड वाले लोग हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एक सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं मिलेगा बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।